दोस्तों हिंदी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है भाषा। ओके। ये जो भाषा है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। ये हमारा पार्ट है। पार्ट अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं चैप्टर, ये हमारा चैप्टर 2 हो गया। चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था। ये है हमारा पार्ट 2 यानी कि चैप्टर 2 जिसमें बोलते हैं भाषा। इस भाषा के अंतर्गत ना आपकी एक तो हिंदी भाषा आएगी कि हिंदी भाषा क्या है, कैसे है, भाषा क्या होती है, किस स्वरूप में होती है। दूसरा जो हमारा आएगा वो आएगा इसमें लिपि, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्क्रिप्ट, है ना, जिसमें हम लोग भाषा को लिखते हैं। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों आपका इसके अंतर्गत आने वाला है। सबसे पहले अगर हम लोग भाषा को पढ़ें तो भाषा का आरंभ कहाँ से होता है? ध्वनि से होता है। ध्वनि का मतलब मैं आपके सामने अभी बोल रहा हूँ, मैं जो ये बोल रहा हूँ ये आपको सुनाई दे रहा है, और आपको सुनाई देने के बाद आपको समझ में आ रहा है। तो ये क्या है? ध्वनि है, एक आवाज़ है। एक तरीके से मैं एक साउंड कर रहा हूँ। ठीक है। तो भाषा तभी स्टार्ट होगी जब मैं कुछ बोलूंगा, चाहे मैंने क बोला, ख बोला, ग बोला, घ बोला। अगर मैं ये शब्द नहीं बोलूंगा तो आपको सुनाई देगा ही नहीं। तो भाषा का आरंभ कैसे होता है? ध्वनि से होता है। भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा को हम मौखिक रूप से भी बोलेंगे, जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ। भाषा को मैं लिखित रूप से भी लिख के दे सकता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ। ओके। सांकेतिक रूप से अगर मेरे को लिखना नहीं आता तो मैं सांकेतिक, जैसे जो एक तरीके से मैंने जो बोल नहीं सकते, जो गूंगे बहरे होते हैं, वो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो भी आपका सांकेतिक हो गया। यदि मैं बोल नहीं पाता तो मैं आपको संकेत से लिखता, लेकिन आपको उसके लिए मेरी वीडियो देखनी पड़ती, मतलब मेरे को देखना पड़ता। ओके। तो तीन रूप होते हैं भाषा के। भाषा की विशेषता क्या होती है अब? ठीक है। भाषा को हम किस लिए प्रयोग करते हैं भाई? विचार, मेरे विचार हैं, आदान प्रदान, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरे विचार है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनका आदान प्रदान करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। भाषा का आधार क्या है? मौखिक ध्वनियाँ, जो मैंने आपको बताया था। भाषा किस आधार पे आएगी? क्या मैं जब बिना बोले भाषा को बता सकता हूँ? नहीं बता सकता हूँ ना बिना बोले तो। ठीक है, या तो मुझे लिखना पड़ेगा या तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ में आएगी। जो मैंने हिंदी बोली है, किसी को हिंदी समझ में नहीं आती है तो वो हिंदी कैसे समझेगा? उसे पहले समझनी होगी, उसे पहले सुनना होगा। ठीक है, तभी वो समझ पाएगा। भाषा दो प्रकार से प्रकट की जाती है, बोलकर या लिखकर। जो मेरी भाषा है मैं उसे आपको बोल भी सकता हूँ हिंदी, और मैं उसको लिख भी रहा हूँ ना। जैसे मैंने हिंदी, एक तो मैंने लिख दी आपके सामने, एक मैंने आपको सिंपली बोल दी हिंदी। ओके। एक मैंने हिंदी लिख दी और एक बार मैंने आपको हिंदी बोल दी। तो या तो मैं बोलूंगा या तो मैं लिखूंगा। अब सांकेतिक रूप से आप तब होगा जब मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। ओके। शब्दों का कार्य व्यवस्थित भाषा के द्वारा होता है। शब्द के जो कार्य हैं, जैसे मान लो क है, ख है, ग है। ओके। अब यहाँ पर है आपका विक्रम सर हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, विक्रम सर हिंदी पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? एक व्यवस्थित क्रम है। अगर मैं हिंदी को पहले लिख दूं, पढ़ा को सेकंड नंबर में लिख दूं, सर को मैं नीचे लिख, तो ये क्रम खराब हो जाएगा। भाषा का मेन काम क्या है? भाषा का मेन काम है कि सही शब्द को सही क्रम में लेके आना। ओके। शब्दों का कार्य व्यवस्थित भाषा के द्वारा होता है। व्यवस्थित भाषा क्या है? विक्रम, पहले मेरा नाम आएगा, फिर भाषा आएगी। ओके, मैं क्या क्रिया कर रहा हूँ वो बाद में आएगी। ओके। तो ये चीज होती है। ये आप क्रिया अभी बाद में पढ़ोगे, सर्वनाम अभी बाद में पढ़ोगे। ठीक है। भाषा सदैव परिवर्तनशील होती है। परिवर्तन का मतलब होता है भाषा में सदैव परिवर्तन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भारोपीय भाषा है, उसके बाद यहाँ पे अपभ्रंश आती है। जैसे मैंने आपको उस टाइम बताया था ना, संस्कृत आया था, फिर पाली आया था, फिर प्राकृत आया था, फिर अपभ्रंश आया, फिर हिंदी आया। फिर हिंदी में भी आपको तीन चीजें देखने को मिली। आपको प्राचीन हिंदी देखने को मिली, है ना, मध्यकालीन हिंदी देखने को मिली, आधुनिक हिंदी देखने को मिली। तो हिंदी में हमेशा क्या होता रहा? परिवर्तन होता रहा। तो भाषा सदैव क्या है? परिवर्तनशील, यानी कि भाषा में हमेशा बदलाव होते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है। भाषा और लिपि एक दूसरे के पूरक हैं। भाषा और लिपि, जैसे मान लो अब मेरे को हिंदी आती है। ठीक है, हिंदी मेरे को आती है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नाम विक्रम है। ठीक है। अब मैं आपको तभी लिख पा रहा हूँ ना, तभी समझा पा रहा हूँ जब मैं लिख रहा हूँ। मैंने किस में लिखा है? देवनागरी लिपि में लिखा है। ठीक है। देवनागरी लिपि में मैंने हिंदी लिखी है। आपको समझ में आएगी कि हाँ, सर का नाम क्या है? विक्रम। अगर इस भाषा को लिखने के लिए कोई क्रम ही नहीं होता, मान लो इस भाषा को लिखने के लिए कुछ चीज कोई बताता ही नहीं, तो ये समझ में कैसा आता आपको? आपको तभी समझ में आ रहा है ना जब मैंने लिखा है। अगर मैं मान लो अपनी भाषा में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, कि मेरा नाम विक्रम है, तो आप कैसे इस भाषा को कैसे समझ पाओगे? क्या आप इसको समझ पा सकते हो?
ठीक है। क्या इस भाषा को समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो ना। इसमें मैंने ये लिखा हुआ है, मेरा नाम विक्रम है। ठीक है। लेकिन आप भाषा को समझ में नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि ये आपने पढ़ी नहीं है, ये आपको आती नहीं है। तो भाषा और लिपि एक दूसरे के पूरक है। जिसने ये भाषा पढ़ी होगी, जिसने ये भाषा समझी होगी, ये उसको समझ में आएगी, ये आपको समझ में नहीं आएगी। ये भाषा जिसने समझी होगी, उसको ये नहीं आती होगी, तो उसको ये नहीं आएगी। उसके लिए तो ये शब्द भी ऐसी है ना, जैसे आपके लिए ये शब्द है। तो भाषा और लिपि दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं। जो भाषा होगी उसकी लिपि होना बहुत ज़रूरी है। भाषा के प्रकार, ठीक है। भाषा का मूल रूप क्या है? मौखिक। भाषा को मेनली आप कैसे बात करोगे आपस में? मौखिक रूप से बात करोगे। भाषा का पहला काम है, लिखने का तो काम बाद में आता है। आप पहले उसे क्या करोगे? बोलोगे एक दूसरे के साथ। ठीक है। लिखित रूप भाषा किस लिए होता है? सीखने हेतु अलग अलग प्रत्यय का प्रयोग होता है। लिखोगे जब आप भाषा को, ठीक है, तो उसमें अलग अलग प्रत्यय आएंगे, उपसर्ग आएंगे। वो अभी आपको आगे आप उपसर्ग प्रत्यय पढ़ोगे। बस आप इतना समझ लो कि जो भाषा को लिखना है उसमें अलग अलग प्रकार के व्याकरण का इस्तेमाल होगा, प्रत्यय का इस्तेमाल होगा। जैसे जन्म, ठीक है, और मैं इसके आगे लगा दूंगा आजन्म, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब आएगा जन्म जात, जन्म जात, है ना। तो ये सब क्या है? मैंने इसके बाद लगाया ये वर्ड। ओके, ये वर्ड एक सिंगल वर्ड है, तो ये सब होता है उपसर्ग लगाना, प्रत्यय लगाना। ठीक है। तो ये लिखते समय इनका मैं वर्ड चेंज कर सकता हूँ, बोलते समय मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा बोलूंगा आ जन्म हो गया, जन्मजात व्यक्ति है तो। लेकिन लिखते समय ये क्या है, आगे के वर्ड जो अलग से लग रहे हैं वो क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं, जो बाद में लगते हैं। ओके। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये एग्जाम में पूछ रखा है एक बार, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी जो यूनिट होती है, जिसके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, वो शब्द होता है। सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। शब्द क्या होता है? मैंने आपको बताया था, मेरा नाम क्या है? विक्रम है ना। मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि भाई मेरा नाम विक्रम है। ये क्या हो गए? शब्द हो गए। ये क्या है? शब्द है। अक्षर क्या है? म, ठीक है, रा, ना, म, ठीक है, ये सब क्या है? अक्षर है। और ये क्या है? मेरा क्या है? शब्द है। नाम क्या है? शब्द है। विक्रम क्या है? एक शब्द है। समझ में आ गया? ये सब क्या है? एक शब्द है। और जिनके हम सार्थक खंड कर सकते हैं, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। ठीक है। अगर ये शब्द नहीं होंगे, आप का कैसे बोलोगे? क नहीं बोलोगे ना, आप बोलोगे ना काम। आप कहाँ बोलोगे ना, कहाँ जा रहा है, तो आप कहाँ जा रहा है तो नहीं बोलोगे ना, कहाँ जा रहा है तो नहीं बोलोगे ना, आप बोलोगे कहाँ जा रहा है। तो ये बन गया एक शब्द, ये बन गया एक अक्षर। ओके। तो ये शब्द और अक्षर में याद रखना, शब्द के आप सार्थक खंड कर सकते हैं, और यही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह कहलाती है लक्ष्य भाषा। आप ध्यान देना, मैं हिंदी में यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, किसी को हिंदी भाषा समझ में नहीं आ रही है, वो लिख रहा है यहाँ पे इंग्लिश में, उसे इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट, हिंदी को उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, जिसको हम बोलेंगे लक्ष्य भाषा। यानी कि हिंदी की लक्ष्य भाषा क्या होगी उस टाइम के लिए? इंग्लिश। जिस भाषा में मैं कुछ ट्रांसलेट कर रहा हूँ वो भाषा क्या कहलाई जाएगी मेरे लिए? लक्ष्य भाषा कहलाई जाएगी। किसी भी भाषा को नियमित व मानक रूप प्रदान करती है लिखित भाषा। अब हिंदी है, मैं आपसे हिंदी बोल रहा हूँ, मैं कैसा भी बोल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैं आपको कहाँ जा रहा है, कहाँ खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ पी रही है, कहाँ जा रही है, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन लिखित रूप में तो मैं यही लिखूंगा कि रीना खा रही है। ओके। यहाँ पे मैं लिखूंगा राम खा रहा है। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ राम खा रही है? लिख सकता हूँ? मैं नहीं लिख सकता ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि रीना एक स्त्री है, ठीक है, राम एक पुरुष है। तो पुरुष में पुल्लिंग लगेगा और स्त्री में स्त्रीलिंग लगेगा। ओके। रीना खा रही है, रीना खा रहा है नहीं होगा, है ना। राम खा रहा है, रही है नहीं है। समझ में आ गया अब आपको? तो ये लिखित रूप को, जो ये लिखित भाषा है ना, जो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, इसको एक नियमित रूप देती है। पता होना चाहिए कि लिखते समय मैं किसको क्या लिख रहा हूँ। समझ में आ गया कि मैं किस चीज के लिए क्या लिख रहा हूँ? मैं बोलते समय तो बोल दूंगा राम का खा रही है, ठीक है, राम क्या खा रहा है, राम कहाँ खा रही है। लेकिन लिखते वक्त मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि लिखते वक्त वो वर्ड गलत हो जाएगा। अगर मैं लिख भी दूंगा तो वो वर्ड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देनी है। भारतीय भाषा को दो भाषा परिवार में बांटा गया, मैंने आपको बताया था। भारतीय आर्य भाषा किसका भाग है? भारोपीय। भारोपीय भाषा परिवार का भाग है। ठीक है। भारोपीय भाषा के अंतर्गत कौन सी आती है? भारतीय आर्य भाषा आती है। भारतीय आर्य भाषा को भी मैंने दो पार्ट में बांटा है, उत्तर और दक्षिण में। सिंपल, ये चीज आप लोग ध्यान देना। जो उत्तर की भाषा है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाला, असमिया,
उर्दू ये सब कौन सी भाषा है जो उत्तर भारत या फिर मध्य भारत या फिर पूर्व पश्चिम भारत में बोली जाती है। और ये द्रविड़ भाषा है जिसे सिर्फ हम द्रविड़ में यानी कि साउथ में बोलते हैं, दक्षिण भारत में बोलते हैं। तमिल हो गया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल भाषा कहाँ पे बोलते हैं? तमिलनाडु में। तेलुगु बोलते हैं आंध्र प्रदेश में। मलयालम बोलते हैं कहाँ पे? केरला में। कन्नड़ बोलते हैं कर्नाटक में। ये भी एग्जाम में आ सकता है कई बार, ये आप लोग ध्यान देना। लिपि, देखो भाषा यहाँ पे हो गया, समझ में आ गया भाषा के बारे में। भाषा क्या है? एक दूसरे से बात करने के लिए, विचार प्रकट करने के लिए एक तरीके का, हम बोल सकते हैं, नियम है। ओके, भाषा के सार्थक खंड किए जा सकते हैं शब्दों के द्वारा। शब्द अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, तब मिलके वो क्या बन जाएगा? एक तरीके से भाषा की सबसे छोटी इकाई। मैंने कुछ बोला, मैंने कुछ लिखा, ठीक है। नियमित रूप प्रदान करती है किसी भाषा को लिखित भाषा। ओके, जो मैं लिखते समय भाषा का प्रयोग करूंगा। ये हो गई भाषा। सिंपल आप समझ लो, भाषा जो एक दूसरे से बात करने में काम आए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में काम आए। ठीक है, उसी प्रकार से भाषा ये होती है, ये होती है। ओके। लिपि, लिपि क्या है? लिपि है, मैंने ये लिखा, राम खाना खा रहा है। ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, राम खाना खा रहा है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि देवनागरी लिपि में हम लोग क्या करते हैं, बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। समझ में आ गया? ये लिपि का नियम है। जो हमारी लिपि है, इसमें हम लोग बोल रहे हैं लिपि होता है लिखने का तरीका। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लिख तो मैं हिंदी ही रहा हूँ, भाषा हिंदी ही है, लेकिन मैं किस साइंटिफिक चेंज में या फिर किस नियम में लिख रहा हूँ, किस किस कानून में लिख रहा हूँ, वो सब नियम कानून कौन बनाती है? लिपि बनाती है। मैं ऐसे उल्टा नहीं लिख सकता, ये उल्टा दूसरी लिपि हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लिपि। जिस नियम से हम लोग जिस चीज को लिखते हैं, हमारी भाषा को हम लोग लिखते हैं, हमारे वाक्यों को हम लोग लिखते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है। तो भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चित्र के द्वारा प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया, जो भाषा की ध्वनियां है, राम कहाँ जा रहा है, इसको मैंने लिखा है, यहाँ से यहाँ लिखा है, तो ये क्या हो गया? एक लिपि का प्रकार हो गया। लिपि प्रत्येक चिन्हों का एक व्यवस्था है जिसके तहत भाषाओं को लिखा जाता है। जो मेरी हिंदी भाषा है, मान लो मेरी नेपाली भाषा है, मान लो मेरी गढ़वाली गढ़वाली बोली है, मुझे अगर उसमें कुछ लिखना है तो मैं देवनागरी में लिखूंगा। मुझे बताया वो सामने वाले को समझ में आएगा, सामने वाला पढ़ लेगा उसे, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो इधर से उधर पढ़ता होगा वो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन भारत में सब सब लोग यहाँ से यहीं पढ़ते हैं। ठीक है। भारत में सबसे पहले भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, उनमें चित्र थे, कुछ वहाँ की गुफा है, उनमें कुछ चित्र थे, जिन्हें देखने से ये पता चलता है कि जो शुरुआत में जो लोग थे ना भारत में, जो आदि पुरुष थे, आदि मानव थे, वो किस तरीके की लिपि इस्तेमाल करते थे? चित्रलिपि। यानी कि चित्र बनाते थे, उसके हिसाब से यहाँ पे लोगों को समझाते थे कि ये भाई इस चित्र का मतलब ये है, इस चित्र का मतलब ये। पिक्टोग्राफ बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं चित्रलिपि। ओके। तो भारत में जो लिपि है, भारत में जो लिपि है, इसकी उत्पत्ति हम लोग हड़प्पा सभ्यता से मानते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमको चित्रलिपि देखने को मिली है। चित्रलिपि का मतलब क्या है कि भाई हमको वहाँ पे मानवों के मतलब मानवों से संबंधित जैसे कुछ ऐसा चित्र मिल गया, आप ये मान लो ऐसा चित्र मिल गया, कुछ स्टार का चित्र मिल गया, वहाँ पे कुछ गोल चित्र मिल गया, कुछ ऐसा चित्र मिल गया, कुछ स्वास्तिक का चित्र मिल गया। हमने इनको ही क्या माना है? उनकी भाषा माना है। ये चित्र उन्होंने कहाँ पे करे थे? अपनी दीवारों में करे थे, अपने बर्तनों में करे थे। ये चित्र उनके वहाँ पे पाए गए हैं, उनके किसी गुफा में पाए गए हैं। तो हमने ये माना कि जो ये चित्र है, ये इनकी लिपि रही होगी। तो हमने क्या बोला है? इसको चित्रात्मक लिपि। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में पिक्टोग्राफ स्क्रिप्ट। ठीक है। अभी तक जब लोगों ने इसको देखा तो लोगों को ये अभी तक समझ में नहीं आया। लोगों ने बोल तो दिया कि ये क्या है? चित्रात्मक लिपि है, लेकिन अभी तक किसी को ये समझ में नहीं आया है। ओके, ये चीज भी आप लोग ध्यान देने कि अभी तक इसको पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की गई है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे मान लो हिंदी है, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है ना। उर्दू की कौन सी? अभी आगे सारी लिपि आएंगी आपकी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं लिपियों के प्रकार। ठीक है, कौन कौन सी लिपि होती है भाई, क्या क्या लिपि होती है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्राह्मी लिपि की, क्योंकि हिंदी को हम लोग यही मानते हैं कि देवनागरी लिपि का जनक ब्राह्मी लिपि है। ओके। ब्राह्मी भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। जो भी भारत की अधिकांश लिपियां हैं, अभी आगे आएगी गुरुमुखी आएगी, है ना, देवनागरी आएगी, अभी आगे बहुत सारी आनी है लिपियां। उन सभी का जन्म कैसे हुआ है? ब्राह्मी से हुआ है। जैसे भारत की अधिकांश भाषाएं जो हैं, वो अपभ्रंश से, मैंने आपको बताया था ना, अपभ्रंश से ही उनका जन्म हुआ है। जैसे हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है,
समझ में आया? हिंदी में खड़ी बोली हो गई, अवधी हो गई, बघेली हो गई, मैथिली हो गई, सारी भाषा अपभ्रंश से आई, है ना? हिंदी के अंतर्गत भी तो बहुत सारी भाषाएं हैं, तो वो भी चीज आपको यहाँ पे समझनी है, देखनी है कि हिंदी ही केवल एक चीज नहीं है, हिंदी के अंतर्गत भी बाकी सारी भाषाएं हैं। तो ब्राह्मी भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है, यानी कि भारत में जितनी भी लिपियां हैं ज्यादातर, उनका जन्म किससे हुआ है? वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। इसका सबसे पहला प्रयोग अशोक ने अपने लेखों में किया। अशोक के कई सारे शिलालेख हैं, आप लोगों को पता है, कालसी में है, बहुत सारे सही जगहों में है, उत्तर प्रदेश में है, एरन का भी बोल सकते हो, बहुत जगह आपको सम्राट अशोक के लेख मिलेंगे, वहां पर इन्होंने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। भाषा नहीं है, भाषा अलग होगी, भाषा तो हिंदी ही प्रयोग। अब इन्होंने पाली भाषा लिखी होगी, प्राकृत लिखी होगी, अब इनके ऊपर डिपेंड करता है इन्होंने कौन सी भाषा लिखी होगी, लेकिन लिपि कौन सी इस्तेमाल करी है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है। 5वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक इसका ही एक रूप मिलता है, लेकिन बाद में इसके दो विभाजन मिलते हैं, उत्तरी धारा और दक्षिणी धारा। ये आपको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, ये कभी एग्जाम में आता है नहीं। ओके। ब्राह्मी की उत्तरी धारा में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा, देवनागरी को रखा गया है। ये जो हमारी देवनागरी है, बस आप इतना समझो कि देवनागरी किस लिपि से निकल के आई है? देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से निकल के आई है। अब आपको इसके दो विभाजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, उत्तरी धारा और दक्षिणी धारा। दक्षिणी में सिंपल आप कर लोगे, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कलिंग ग्रंथ, ठीक है, मध्य देशी, पश्चिमी लिपि, ये सब लिपि किसके अंतर्गत आती है? दक्षिणी लिपि के अंतर्गत आती है। कुटिल, शारदा, देवनागरी किसके अंतर्गत आती है? उत्तरी धारा के अंतर्गत आती है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखते हैं, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ से पढ़ोगे ना भारत, अगर मैं इस शब्द को मैं लिखूंगा अभी, तो मैं कैसे लिखूंगा? भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में, ऐसा करके मैं यहाँ तक लिखूंगा। क्या मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ लिख सकता हूँ तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो गलत है, वो नियम नहीं कहता। तो भारत में क्या नियम होता है? भारत में नियम है देवनागरी लिपि का कि वो लिपि बाएं से दाएं लिखी जाएगी। ओके। ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत ही कौन सी लिपि आती है? देवनागरी, जिसमें हम लोग लिखते हैं, हिंदी भाषा को लिखा जाता है। खरोष्टी लिपि आती है, ये पश्चिम क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित है, जिसे हम दाएं से बाएं, समझ में आ गया? दाएं से यानी कि यहाँ से यहाँ लिखते हैं, इसका हम लोग प्रयोग करते नहीं, इसलिए हमको इसको ये समझ में आएगी नहीं। ठीक है। इसका जो उद्गम हुआ है वो आरमाइक से हुआ है। ये आरमाइक भी आपको समझने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं, उल्टा लिखते हैं हम लोग। ठीक है। जैसे आप उर्दू लिखते हैं उल्टा, वैसे ही हमारे लिए उल्टा, ही उनके लिए सीधा, उनके लिए हमारा उल्टा हो गया। तो इस विदेशी उद्गम लिपि यानी अरमाइक और सीरियाई लिपि से विकसित माना जाता है। कुल 37 वर्णों वाली इस लिपि में स्वरों का अभाव था। ये जो लिपि है, इसमें स्वर व्यंजन अभी आगे पढ़ोगे आप, देवनागरी लिपि में स्वर व्यंजन अभी आ से लेके जो ज्ञा तक आपको पता है ना, जो क्या हो गए? स्वर और व्यंजन। ओके। स्वरों का अभाव था, यहाँ तक कि मात्राएं और संयुक्त अक्षर भी नहीं थे। संयुक्त अक्षर भी आगे बताऊंगा। मात्राएं, मात्राएं कौन सी है? डबल ए की ये मात्रा होगी, एक की मात्रा होगी, ये अ की मात्रा, औ की मात्रा हो गई, है ना? ये ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, हमने तो ऐसे ही पढ़ा है। ओके। ई की मात्रा है ये। ओके। ये ई की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, तो ऐसे आप लोगों को मात्रा भी इसमें नहीं थी। संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? संयुक्त अक्षर जैसे छ, है ना, त्र और उससे मिलके बनता है, जैसे ज्ञा, है ना? ज्ञा क्या है? एक संयुक्त संयुक्त अक्षर है, यानी कि ज्ञा कैसे बनता है? जा और यहाँ से मिलके बनता है ना? तो ये संयुक्त अक्षर है, जो दो व्यंजनों से मिलके बनते हैं, उसे हम बोलते हैं संयुक्त अक्षर, जो कि आगे आप पढ़ोगे भी, संयुक्त अक्षर आगे आपका आएगा। जो सम्राट अशोक हैं, उनकी जो कई अभिलेख हैं, उसमें खरोष्ट लिपि के प्रमाण भी देखने को मिले हैं अभी तक। जेम्स प्रिंसेप, जिन जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, ठीक है, इनके द्वारा पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने के लिए इनको भेजा गया। इन्होंने इस पे शोध करी, लेकिन पूर्ण रूप से ये पढ़ नहीं पाए थे इसको, आधा आधा ही पढ़ पाए। पूरे तरीके से ये उसको अनलॉक नहीं कर पाए, या फिर उसको डिकोड नहीं कर पाए, बोलते हैं ना कि हमने इसको देख लिया, जो एक चीज़ थी हमने उसको समझ लिया, वो नहीं कर पाए। फिर आता है कुटिल लिपि, जिसे हम गुप्त लिपि कहते हैं। ठीक है। परिवर्तन रूप मानी जाती है, इसे लिपि को न्यून कोणीय लिपि तथा सिद्ध मातृका लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि में अक्षरों के सिर ठोस त्रिकोण जैसे हैं, लेकिन कहीं कहीं ये आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े कुटिल ढंग से भी हैं। ये लिपि 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक प्रचलन में रही, अब ये लिपि का इस्तेमाल नहीं होता। अब ये लिपि क्या हो गई? बंद हो गई है। देवनागरी लिपि, जिसमें हम लोग हिंदी को लिखते हैं, भारत की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान में भी लिखा हुआ है। बाएं से दाएं लिखते हैं, कहाँ से लिख रहे हो आप? यहाँ से यहाँ लिख रहे हो। ठीक है। देवनागरी लिपि है और ये व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक लिपि है।
बहुत अच्छे तरीके से इसको व्यवस्थित करके रखा हुआ हमने। जैसे ये लिपि है अत्यंत व्यवस्थित, तथा हमको पता है कि तथा कहाँ लगाना है कहाँ लगाना है, विराम कहाँ लगाना है, ये सब हमको पता है। इनमें ध्वनि एवं अक्षरों का उत्कृष्ट समन्वय होता है। ध्वनि और अक्षर, ध्वनि आपको पता है, और उनसे रिलेटेड अक्षर। ध्वनि क्या होते हैं? अ, क, ठीक है। अक्षर आपके जैसे क के अब हलंत लगा दोगे नीचे, ये पूरा वर्ड हो गया, ठीक है। आप शब्द बोल दोगे कोई, मान लो काम, ठीक है ना। ध्वनि क्या निकल रही है आपकी? काम। काम की ध्वनि निकल रही है। ध्वनि क्या होती है? आवाज निकलना। लेकिन शब्द क्या है? काम। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई है और भाषा क्या होगी? हिंदी होगी। लेकिन अंग्रेजी को भी स्थान दिया गया है 15 सालों के लिए, जो कि परमानेंट रहेगा जब तक संसद इस पे कोई प्रबंध नहीं करती है। उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी से आज तक अनेक भाषाओं में देवनागरी का प्रयोग होता है। ओके, तथा संस्कृत, मराठी, हिंदी, नेपाली, भोजपुरी, कोंकणी, मैथिली, गढ़वाली आदि ये सभी भाषाएं किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। जैसे नेपाली, है ना। नेपाली भाषा है, लेकिन इसकी लिपि कुछ नहीं है, इसे हिंदी में ही लिखते हैं और देवनागरी में ही लिखते हैं। जैसे मैं खुद नेपाली हूँ, तो मैं लिखूंगा मेरो नाम विक्रम छ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब ये मैं हिंदी में लिखूंगा तो मेरा नाम, ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, विक्रम है। ये लिपि दोनों देवनागरी है, समझ में आया। दोनों को मैंने हिंदी में ही लिखा है, लेकिन एक दोनों क्या है? अलग अलग भाषा है। ये हिंदी भाषा हो गई और ये नेपाली भाषा हो गई, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। लिखा मैंने हिंदी में ही है, ओके। तो जैसे गढ़वाली हो गया, है ना। गढ़वाली हो गया, कुमाऊनी, जैसे गढ़वाली मेरे को आती है ना। तो तू कख जाना, तू कख जान छ, ठीक है। तू कहाँ जा रहा है, मैं हिंदी में लिखूंगा तो तू कहाँ जा रहा है। दोनों ये क्या है? बोली है। गढ़वाली एक बोली है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हिंदी में तू कहाँ जा रहा है, ओके। लिख मैं किस में रहा हूँ? देवनागरी लिपि में रहा हूँ। देवनागरी लिपि यहाँ से यहाँ लिखी जाती है, व्यवस्थित क्रम में लिखी जाती है। पता होना चाहिए विराम चिन्ह कहाँ पे लगा है। अब भोजपुरी मुझे लिखने आती तो है नहीं, लेकिन मुझे पता है, भोजपुरी के गाने वाने देखे हुए हैं, लेकिन भोजपुरी का इतना मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। होता है कई चीज़ें, मतलब आप लोगों ने देखी होगी, है ना। गुरुमुखी लिपि आपको पता है सिख धर्म के द्वारा जो यूज़ करी जाती है वो होती है गुरुमुखी लिपि, ठीक है। गुरु अंगद द्वारा इसे विकसित किया गया था, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब हमने किसमें लिखी है? गुरुमुखी लिपि में लिखी है। तो पंजाबियों के द्वारा, यानी कि सिख धर्म के द्वारा कौन सी लिपि का इस्तेमाल होता है? गुरुमुखी लिपि, जिसे किसने लिखा था? गुरु अंगद ने लिखा था। ग्रंथ लिपि, इसे दक्षिण भारत की लिपि भी बोलते हैं। ग्रंथ लिपि, जिसे हम दक्षिण भारत की लिपि भी कहते हैं। पल्लव, पांड्य, चोल शासकों ने इसका विकास किया, क्योंकि वही लोग वहाँ पे शासन कर रहे थे। महाबलीपुरम में धर्मराज रथ पर ग्रंथ लिपि में विवरण अंकित है। उनकी एक धर्मराज रथ है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रथ है, उसमें ग्रंथ लिपि में कुछ लिखा गया उनके द्वारा। राज सिंह द्वारा बनाए गए कैलाश मंदिर पर उत्कीर्ण शिलालेख ग्रंथ लिपि में ही है। तो राज सिंह द्वारा एक कैलाश मंदिर में एक शिलालेख बनाया गया, जिसे हमने ग्रंथ लिपि में ही क्या करा है? लिखा हुआ है। ग्रंथ लिपि कैसी लिपि? दक्षिण भारत की लिपि, जिसमें आपको तमिल मलयालम देखने को मिल जाएगा ना। तमिल मलयालम लिपि भी आपका किससे विकसित हुई है? ग्रंथ लिपि से भी हुई। कई जगह से ग्रंथम लिपि भी बोलते हैं, ग्रंथम लिपि भी कई बार इसे बोलते हैं, ये एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि, इनका विकास ग्रंथ से ही हुआ है, लेकिन इसको हम लोग कई बार अलग भी लेते हैं, ओके। शाहमुखी लिपि, ये सूफी संतों के द्वारा चलाई गई थी। ईरानी लिपि और पंजाबी लिपि का संस्करण है, इन दोनों को मिला के लगाई गई। मोडी लिपि, ठीक है। यदुवंशी महामंत्री हेमात्री ने इसे शुरू किया था। अक्षरों को तोड़ मरोड़ के कारणों के कारण इस मोडी लिपि कहा गया। 1950 से पहले मराठी को इसी लिपि में लिखा जाता था। जो मराठी लिपि थी ना, वो इससे पहले मोडी लिपि में ही लिखते थे, लेकिन अब मराठी को हम लोग देवनागरी में ही लिखते हैं। अब ये जो कुछ राज्य हैं भारत के, और वहाँ पे मुख्यतः कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, और वहाँ पर अन्य भाषाओं या बोलियों के बारे में भी आप जानो। जैसे उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में, अब मैं उत्तराखंड का एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ। जैसे उत्तराखंड में नेपाली बोली जाती है, गढ़वाली, कुमाऊनी बोली जाती है। तो लेकिन वो तीनों क्या हैं? दो बोलियां हैं और एक भाषा है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना। हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। जैसे केरल है, केरल में सर्वाधिक मलयालम बोलते हैं, वहाँ पे तमिल और कन्नड़ भी बोलते हैं, लेकिन सर्वाधिक मलयालम बोलते हैं। पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, हिंदी उर्दू भी बोलते हैं। गुजरात में गुजराती भी बोलते हैं, सिंधी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। हरियाणा में हिंदी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं,
ओके, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, राजस्थान में हिंदी बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कन्नड़ भी बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक बांग्ला यूज होती है, बांग्ला भाषा। आंध्र प्रदेश में तेलुगु सबसे ज़्यादा बोलते हैं लोग। मध्य प्रदेश में हिंदी बोलते हैं, बिहार में भी हिंदी बोलते हैं, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उड़िया भाषा बोलते हैं, मिजोरम में लुसाई भाषा बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, गोवा में भी मराठी बोलते हैं, मेघालय में गारो भाषा बोलते हैं, बांग्ला भाषा बोलते हैं, त्रिपुरा में त्रिपुरी भाषा बोलते हैं, बांग्ला भाषा भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। ओके, तो ये सिक्किम जो हो गया आपका, इसमें लेप्चा याद रखना, एग्जाम में आ रखा है कि लेप्चा भाषा कहाँ पे बोली जाती है। लेप्चा हो गया, भोटिया हो गया और नेपाली भाषा हो गया, कहाँ पे बोली जाती है, सिक्किम में बोली जाती है, दोनों तो बोलियां हैं। मणिपुरी, मणिपुरी में थड़ू बोलते हैं, थांगखुल बोलते हैं, मणिपुरी बोलते हैं। असम में बोडो भाषा याद रखना, बोडो भाषा भी बोलते हैं, बारो भी बोलते हैं, और बांग्ला यानी कि बंगाली भाषा भी बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में नेपाली बहुत बोलते हैं, बांग्ला भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। नागालैंड में सेमा, कोनियाक, ये सारी भाषाएं बोली जाती है। समझ में आ गया। तो मैंने आपको कुछ कुछ भाषाओं की बता दिया। जैसे आप याद रखना, गोवा में कोंकणी भी बोलते हैं, एग्जाम में आ रखा है। कोंकणी एक भाषा है, ठीक है, बोली नहीं है, भाषा है। कोंकणी भाषा एग्जाम में आ रखी है कई बार, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ो। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि आप कौन सी जो भाषाएं हैं उसे आप देवनागरी लिपि में लिखते हो। हिंदी भाषा को, संस्कृत भाषा को, गुजराती को, राजस्थानी को, कैथी को, मराठी को, मैथिली को, कोंकणी को, इन सभी जो ये जो हमारी सारी भाषाएं हैं ना, ये हम किस लिपि में लिखते हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखते हैं। ओके, ब्राह्मी लिपि बाद में बनी गुप्त लिपि, उसके बाद कुटिल लिपि, फिर प्राचीन नागरी, फिर बनी देवनागरी। तो हमारा हम क्या बोलेंगे, देवनागरी का जननी कौन है, वो ब्राह्मी लिपि है, यही याद रखना। जैसे आपको मैंने बताया था कि पहले सबसे पहले वैदिक संस्कृत शुरू होती थी, फिर लौकिक संस्कृत शुरू होती थी, चलती थी, फिर पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अंत में हिंदी आई। तो हिंदी की जननी कौन सी हो जाएगी, हिंदी की जननी तो हो जाएगी संस्कृत, जो सबसे पहले थी। लेकिन उसका विकास किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो वैसे ही देवनागरी का विकास किसमें होता है, प्राचीन नागरी से होता है। ओके, कुटिल से भी होता है, अगर ये नहीं देगा तो कुटिल कर देना। ओके, तो ब्राह्मी लिपि आपका ये हो गया, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि मैंने आपको बताया था कि हमने दो लिपि में इसको बांट के रखा हुआ था, है ना, दक्षिण भारत की और उत्तर भारत की। मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया था कि हमने यहाँ पर भी इसको लिपि को दो भागों में बांटा हुआ है ना। ग्रंथम लिपि मैंने आपको बताया था, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। ओके, तो ब्राह्मी लिपि में उत्तर भारत में जो भाषाएं बोली गई उसको हमने देवनागरी लिपि में लिखा, यानी कि उत्तर भारत की देवनागरी बोला। जो दक्षिण भारत की भाषाएं थी, जैसे कि कन्नड़ हो गया, के तेलुगु हो गया, ये सब जो भाषा होगी, हमने इसको दक्षिण देवनागरी बोला, दक्षिण भारत की देवनागरी बोला, नंदी लिपि बोला, ग्रंथम लिपि बोला। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया भी था यहाँ पे, ये देखो, जैसे ये आपका ग्रंथम, ग्रंथम लिपि ये है आपका, है ना। मैंने आपको उस टाइम बोला भी था कि दक्षिण भारत की भाषाएं अधिकतर ग्रंथम लिपि में है ना। तो यहाँ पे ये ग्रंथम लिपि बोलते हैं, नंदी लिपि भी बोलते हैं दक्षिण भारत की ब्राह्मी को। है दोनों देवनागरी, ये और ये देवनागरी ही है, लेकिन उत्तर देवनागरी और दक्षिणी देवनागरी। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो देवनागरी भाषा है, देवनागरी जो लिपि है, उसका सर्वप्रथम वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है, तो एग्जाम में याद रखना कि गुजरात का एक शासक था जयभट्ट, उसके एक शिलालेख था। शिलालेख क्या होता है, जो पत्थरों में लिखते हैं ना हम लोग, जैसे हम बोलते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन इंग्लिश में, और इसे हम बोलते हैं पत्थरों में लेखन कला, पत्थरों में लिखना है। तो ये जो जयभट्ट था, इस जयभट्ट ने शिलालेखों में जो लिखा था वो देवनागरी का इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहला जो हमको वर्णन साक्ष्य मिलता है कि देवनागरी लिपि कहाँ पे इस्तेमाल हुई थी, तो 800 ईस्वी के जयभट्ट के शिलालेख में देखने को मिलता है। गुजरात का ये एक शासक था। महाराष्ट्र में नागरी लिपि या देवनागरी लिपि को बालबोध भी कहते हैं। देवनागरी लिपि के अतिरिक्त हिंदी भाषा को लिखी जाती है, कैथी और महाजनी में भी हम लोग लिखते हैं। ये भी एक तरीके की लिपि है जो सेम मिलती है किससे, देवनागरी से। तो एग्जाम में याद रखना, ठीक है। हिंदी भाषा को हम किसी और में भी, किसी और लिपि में लिख सकते हैं, वो है कैथी महाजनी। एक बार एक एग्जाम में आ रखा है कि संस्कृत, जो संस्कृत है उसको एकमात्र कौन सी लिपि में लिख सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, देवनागरी है। ठीक है, वो कौन सी है, वो है देवनागरी। समझ में आ गया। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। देवनागरी लिपि में अन्य लिपियों का प्रभाव, ठीक है, देवनागरी लिपि में अन्य लिपियों का प्रभाव, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि देवनागरी लिपि में अन्य लिपियों का प्रभाव क्या है। हमारी जो देवनागरी लिपि है, जिसमें मैं लिख रहा हूँ आपसे, ये जो लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, इसमें अन्य जो लिपियाँ हैं उसके भी कुछ प्रभाव पड़े।
जैसे फारसी लिपि से हमने नुक्ता चिन्ह लिया। नुक्ता चिन्ह क्या होता है? व्यंजनों के नीचे जो हम बिंदु लगाते हैं ना, जैसे आप ड के नीचे ये देख रहे हो, है ना, का के नीचे कई बार ऐसे लगा होता है ना, खा के नीचे कई बार ऐसे लगा देते हैं बिंदु, तो उसे हम बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। समझ में आ गया? और मिलाकर घसीट कर जब हम लिखते हैं, जैसे हम मुझे लिखना है नीचे, तो मैं पूरा ऐसे क्या लिख रहा हूँ, घसीट कर लिख रहा हूँ, एक दूसरे से मिलाकर। जैसे अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा होता और एक बार भी पेन ना उठाया होता, तो वो कला कौन सी है? वो कला है फारसी की। बंगाली से चौकोर प्रभाव। चौकोर प्रभाव का मतलब है हमने चारों तरफ से उसमें कुछ ना कुछ प्रभाव देखा। गुजराती में जैसे मैं शाह लिखूंगा तो मैं उसके ऊपर मात्रा नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं शाह लिखूंगा तो उसके ऊपर मात्रा पूरी की पूरी लगाऊंगा। तो ये जो शिरोरेखा शब्द होते हैं जिसमें पूरी मात्रा नहीं, जैसे भा में नहीं होती पूरी मात्रा, धा में नहीं होती पूरी मात्रा, लेकिन घा में होती है ना, बा में होती है, भा में नहीं होती पूरी मात्रा। तो ये हमने कहाँ से लिए? गुजराती से लिए। गुजराती लिपि में जो वो वर्ड लिखते हैं उसका मात्रा होती भी नहीं है उनकी। आप देखोगे वर्ड ऐसे ऐसे लिखे होते हैं उन्होंने सारे, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है। जैसे हिंदी में तो मैं विक्रम लिख रहा था, ऊपर मात्रा भी लगाऊंगा, लेकिन वहां पे नहीं होती। अंग्रेजी में हमने क्या करा, जो हमारे सारे के सारे पूर्ण विराम थे, पूर्ण विराम का मतलब इसे हम बोलते हैं पूर्ण विराम। इंग्लिश में यही होता है फुल स्टॉप, ये होता है कॉमा इंग्लिश में। ये आपका आगे आएगा अभी, ठीक है, ये आपका आगे जब आप देखोगे ना वर्णमाला, उसमें आपका आएगा। ये कॉमा हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम, ठीक है, ये वाला आएगा, ठीक है। सेमीकोलन हो गया, चाहे कॉलन हो गया, चाहे अर्ध विराम हो गया, है ना, कोष्टक हो गया, ब्रैकेट बोलते हैं कोष्टक को, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, वो सब आपका आगे आएगा। तो सारे के सारे जो विराम चिन्ह है वो हमने कहाँ से लिए हैं? अंग्रेजी से लिए हैं, ओके। और पूर्ण विराम सिर्फ हमने नहीं लिया है, पूर्ण विराम क्योंकि वहां पर डॉट होता है और हम यहाँ पे डंडा लगाते हैं हिंदी में। पूर्ण विराम को छोड़कर सारे जो कॉमा है, चाहे उनका अर्ध विराम है, चाहे उनका डैश वाला योजक है, ओके, वो सारे के सारे चिन्ह हमने कहाँ से लिए हैं? अंग्रेजों से लिए हैं, अंग्रेजी भाषा से लिए हैं। और जो हमारी वो होती है, जैसे कहाँ मैंने लिखा है तो मैंने यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाया है, तो चंद्र बिंदु मैंने कहाँ से लिया है? अंग्रेजी से ही लिया है, ओके। देवनागरी लिपि में अन्य कौन कौन सी लिपियां आती है भाई? एग्जाम में आ रखा है ये बहुत बार, ओके। तो देवनागरी लिपि में आप कौन सी भाषा भी और लिख सकते हो? अपभ्रंश लिख सकते हो, अवधी लिख सकते हो, भीली भाषा, भोजपुरी भाषा तो नहीं, बोली है, बोडो हो गया, ब्रज हो गया, छत्तीसगढ़ी, डोगरी, गढ़वाली, हरियाणवी, हिंदी, हिंदुस्तानी, ओके। हिंदुस्तानी का क्या है? ये आपका हिंदुस्तान, और पर्टिकुलरली ये कौन सा है? जब उर्दू को हम लोग मिलाते दैट इज हिंदुस्तानी। कोंकणी, कुमाऊनी, मगही, मैथिली, मराठी, मारवाड़ी, मुंदरी, नेवारी, नेपाली, पाई, पहाड़ी, प्राकृत, राजस्थानी, सादरी, संस्कृत, संताली, सराइकी, शेरपा, सिंधी और सुरजापुरी, ये कुछ ऐसी भाषाएं या फिर बोली हैं जिनको हम लोग देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। ये बहुत आता है एग्जाम में, कौन सा? नेपाली, कि नेपाली भाषा को हम किस में लिखते हैं। समझ में आ गया? तो नेपाली को हम लोग किस में लिखते हैं? देवनागरी में लिखते हैं। और मराठी, ये दोनों एग्जाम में कई बार आता है। ये जो गुण और विशेषताएं ये आप लोग नहीं पढ़ोगे, ठीक है, बस आप इतना जान लो कि जो देवनागरी है उसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। कई बार आपको 14 भी मिल जाएगा, आपको 14 स्वर, ठीक है, कई बार 13 भी मिल जाएगा। तो आप लोग 11 स्वर और 33 व्यंजन कर देना, उसके बाद आपके संयुक्त अक्षर भी आएंगे। अभी आपको ये पूरा का पूरा जो वर्णमाला है उसका चैप्टर अलग है, पूरा का पूरा जो वर्णमाला का चैप्टर है वो अलग है। तो देवनागरी के गुण और विशेषता में बस आपको इतना याद रखना, जो देवनागरी लिपि है उसमें स्वर और व्यंजन अलग अलग है, ठीक है। स्वरों की संख्या कई बार 11 है, कई बार 13 है, 14 भी बोलते हैं। और जो व्यंजन है उसमें 33 है, उसमें तो हम श्योर हैं कि 33 है। और 4 आपके क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर भी होते हैं, ओके। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ये कुछ इनके एक तरीके से यहाँ पे जो गुण है उस गुणों में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि वर्णोच्चारणात्मक क्या है देवनागरी, यानी कि वर्ण आप उच्चारण करोगे, जैसे कहाँ का तो का और हाँ बोल रहे हो आप, ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका एक वर्ण का उच्चारण कर रहे हो। जैसे आप डब्लू, जैसे आप क्या होता है कि अंग्रेजी में या फारसी में, ठीक है, आप बोलते हैं और लिखते कुछ और है। जैसे डब्लू हो गया वान, वैन, ये क्या हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है ना, वैन, लेकिन आप इसे लिखोगे वैन, वाह लिखोगे आप। डब्लू को आपने क्या लिखा है? वाह। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे ये लोग ये बोल रहे हैं, डब्लू को हमने क्या लिखा है? वाह। वैन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? वैन, है ना। तो यहाँ मैंने आपको बताया था, जैसे मैं आपको अगर बोलता हूँ कि मैं लिख रहा हूँ वर्ड, तो लेकिन मैं इसे हिंदी में कैसे लिखूंगा? वर्ड। तो ये डब्लू को मैंने क्या बोला है? वाह बोला है। तो यहाँ पे इसमें ऐसा हिंदी में नहीं होता। हिंदी में अगर आप वाह बोल रहे हो तो लिखोगे भी वह ही, लेकिन इंग्लिश में डब्लू बोल रहे हो तो लिखोगे वाह, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इससे आपको ये क्या है? देवनागरी के गुण हैं। जो ये जो आपके नोट्स हैं, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा।
ये कभी इंपॉर्टेंट वैसे इतना है नहीं, एग्जाम में आता है नहीं इतना डीपली, बट आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नॉर्मली आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि इसमें संयुक्त अक्षरों को मिलाकर लिखने का अद्भुत विशेषता है, जैसे ज्ञा, जैसे त्र, है ना, जैसे कि आपका ये सब जो होते हैं ये संयुक्त अक्षर होते हैं। ओके, इन इनको दो व्यंजनों से मिलाकर बनाया गया है, इनका आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप इंग्लिश में अलग अलग लिखोगे, है ना, जैसे आपका क प्लस या आपका प्लस उ का संयुक्त रूप है, उ का संयुक्त रूप है किसका, क और या उ बनाता है। जैसे उफ लिखोगे, आप उफ लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्पष्ट है कि ऐसे अंतर नागरी में नहीं है। यहाँ पे देखो आप, जैसे आपने क और य लिखा तो आप इसको पर्टिकुलरली क्या लिखोगे, कऊ, यानी कि औ लिखोगे आप, है ना, ऊ लिखोगे। लेकिन वहां पे आप का और या लिखोगे तो काया। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, काया, है ना। तो वहां पे आपका कुछ अलग चेंज नहीं हो रहा है। दो जो हमारे ये अक्षर हैं संयुक्त में तरीके से मैं लिख रहा हूँ तो हमारा एक ही वर्ड आ जाता है, यानी कि कम हो जाता है। अब देखो यहाँ पे अंग्रेजी शब्द में अनेक उच्चारण ध्वनियां भी लिखनी पड़ती है, जैसे लाइट में जीएच अनावश्यक रूप से लिखना पड़ता है। देखो लाइट है, ये लाइट, मैं अगर मैं लाइट को भी लिखूंगा तो भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, और अगर मैं लाइट भी लिखूंगा तो भी मैं ऐसे ही लिखूंगा। तो इन्होंने ये बोला है कि जी और एच तुम्हारा अनावश्यक है। समझ में आ गया, जी एच अनावश्यक है, लेकिन जब आप इंग्लिश में लिखोगे तो आप लाइट ऐसे नहीं लिख सकते, एल आई टी, आपको जी एच लिखना ही पड़ेगा। तो इन्होंने ये बोला है कि इंग्लिश में कुछ जो वर्ड होते हैं वो अनावश्यक रूप से वर्ड में लिखने ही पड़ते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने ये बोला कि ध्वनियाँ जो रोमन लिपि है जिसमें हम इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश को हम किस में लिखते हैं, रोमन लिपि में लिखते हैं। ठीक है, तो हिंदी के छः के लिए छः तीन ध्वनियाँ, देखो यहाँ पे हिंदी में मैंने एक ही वर्ड लिखा छः, लेकिन इंग्लिश में अगर मुझे ऐसे लिखना है तो मैं लिखूंगा, यानी कि मैंने एक वर्ड को, एक अल्फ़ाबेट को, एक अक्षर को मैंने तीन अक्षरों में लिखा, तो ये तीन मुझे एक्स्ट्रा लिखने पड़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे मैंने छः लिखा है और यहाँ पे आपका तीन आ गया, वहाँ पे एक ही अक्षर है, वहाँ पे तीन अक्षर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो रोम में अनावश्यक रूप से अनेक अनुचित ध्वनियों को भी लिखना पड़ता है, जैसे नॉलेज, मैंने आपको ऊपर बताया था ना लाइट वाला, तो नॉलेज को अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ नॉलेज, लेकिन हमें पूरा लिखना पड़ेगा, ये वर्ड तो गलत हो जाएगा, तो हमें पूरा नॉलेज ऐसे करके लिखना पड़ता है, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये कुछ इसके क्या है, नुकसान भी है, नुकसान कभी एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन याद रखो देवनागरी लिपि के जो दोष निराकरण है इसमें कुछ काम किए गए थे लोगों के द्वारा, ये एग्जाम में आता है कई बार, है ना, जैसे काका साहेब कालेलकर का नाम बहुत बार आता है। सबसे पहले क्या होता है कि देवनागरी जो लिपि है इसमें कुछ सुधार कार्य करने का सोचा लोगों ने, जो कि वहाँ पे क्या थे, विद्वान थे। तो सबसे पहला देवनागरी सुधार कार्य काम कहाँ से स्टार्ट हुआ, महाराष्ट्र से हुआ। कैसे हुआ बता देता हूँ। एक लिपि सुधार समिति बनती है जो कि महाराष्ट्र में बनती है, इसीलिए हमने क्या बोला कि देवनागरी लिपि सुधार का कार्य सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ, महाराष्ट्र में शुरू हुआ। इसको हमने महाराष्ट्र साहित्य परिषद भी बोला है। ठीक है, इसकी स्थापना की जाती है महादेव गोविंद रानाडी जी के द्वारा, एम जी रानाडी जी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद लोकमान्य तिलक ने 1904 से 1924 तक कई प्रयास किए कि देवनागरी लिपि को और सुधार किया जाए। उन्होंने अपना ही एक फॉन्ट भी बनाया। फॉन्ट आप देखते हो ना, मंगल फॉन्ट, एरियल फॉन्ट, कंप्यूटर में देखते होंगे आप लोग। फॉन्ट क्या होता है, लिखने की कला, आप कैसे उसको लिखते हो। इसमें अनेक लिपि चिन्हों को छोड़ दिया, जैसे कि मात्राएं छोड़ दी कुछ। ठीक है, और उन्होंने अपना खुद का एक फॉन्ट बनाया, जिसे हम बोलते हैं तिलक फॉन्ट। समझ में आया, जैसे आप एरियल फॉन्ट सुनते हो ना कंप्यूटर में, जैसे आप निर्मला मंगल फॉन्ट सुनते हो, वो सब उसमें एक फॉन्ट कौन सा है, तिलक फॉन्ट। ठीक है, इसके बाद कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने भी प्रयत्न किए, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, काका कालेलकर, इन सब ने कुछ कुछ प्रयत्न किए, लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कुछ सुझाव और आते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने एक सुझाव दिया कि जो पांच अनुनासिक हल व्यंजन के संयोग के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। अनुस्वार क्या होता है, ठीक है, अनुस्वार क्या, जैसे यहाँ पे आप देखो ये अंक है, आप इसको कैसे लिखोगे, ऐसे करके, लेकिन आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो। चिंता को आधा ना लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर बिंदी लगाओ और यहाँ पे लिख लो। चंचल को आप यहाँ पे ना की बिंदी लगाओ और ऐसे आधा चार लिख लो। तो यहाँ सुझाव पर्याप्त किए गए, और आज
ये लिखने से छापने में बड़ी क्या हो जाती है एक तरीके से उन्नत तकनीक। आजकल तो कंप्यूटर क्या है, बहुत ईज़ी है, लेकिन पहले टाइपराइटर थे, टाइपराइटर डा के नीचे का कैसे लिखता? नहीं लिख पाता ना, इसीलिए ही तो ये छापने में बहुत दिक्कत आ रही थी लोगों को, तो इन्होंने बोला कि कोई भी शब्द इसके नीचे नहीं आ पा रहा, ये इसके नीचे ऐसे शब्द नहीं आ पा रहे थे। तो इन्होंने बोला कि भाई अब हम क्या करेंगे, अंकों को जो चिंता है इनको हम यहाँ पे बिंदी लगा देंगे और ता पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो छापने में इसको मदद मिली। तो ये सुझाव किसने दिया था? बाबू श्याम सुंदर दास ने। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने सुझाव दिया कि जो सभी मात्राएं हैं वो आगे दाहिनी ओर होनी चाहिए। ठीक है, सारी कितनी सारी इस तरफ लगनी चाहिए मात्राएं। ई की मात्रा है, जैसे ई की मात्रा लग गई, बड़ी ई की मात्रा लग गई, ये सब मात्राएं कैसी होनी चाहिए? दाईं ओर लगनी चाहिए, पहले नहीं आनी चाहिए। जैसे आप पहले लगा देते हो ना मात्रा, जैसे आपने लिखा ली, ठीक है, एक लिखा ली, ठीक है, आपने यहाँ पे नहीं लगानी, इनके अनुसार इन्होंने ऐसा कहा था। श्रीनिवास दास, इन्होंने कहा कि ये सुझाव इन्होंने दिया कि महाप्राण ध्वनियाँ, ये महाप्राण ध्वनियाँ अभी आगे पढ़ोगे, महाप्राण अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण ये आप आगे पढ़ोगे। अब एक, तीन और पाँच अभी इतना समझ लो आप। ठीक है, दो और चार, एक, तीन और पाँच, क, ख, ग, घ और ण। ठीक है, का खा गा घा ण, ये जो है आपका, ये आपकी पांच सबसे पहले का वर्ग के अक्षर हो गए। ठीक है, इन का वर्ग के अक्षर हो गए पहला, तीसरा और पांचवा होता है अल्प प्राण। महाप्राण होता है आपका खा और घा। समझ में आ गया? अब दूसरा और चौथा अक्षर ये होता है अल्प प्राण महाप्राण। ठीक है, महाप्राण क्या हो गया आपका? खा और घा। ये आगे समझोगे आप कि इसको अल्प प्राण क्यों बोला है और महाप्राण क्यों बोला है। ठीक है, बस अभी आप इतना समझ लो कि अल्प प्राण का वर्ग हो गया, चाहे आपका चा वर्ग हो गया, फिर आपका टा वर्ग हो गया, फिर आपका ता वर्ग हो गया, फिर आपका पा वर्ग हो गया। इन सब में जितने भी पांच पांच वर्ड आते हैं, इन सबके पहला, तीसरा और पांचवा होता है अल्प प्राण, दूसरा और चौथा होता है महाप्राण, क्योंकि ये आगे आएगा आपका। इन्होंने बोला कि सभी महाप्राण ध्वनियों को हटा देना चाहिए। इनके लिए अल्प प्राण ध्वनियों को कोई बिंदु आदि चिन्ह लगा देना चाहिए। ये इन्होंने बोला कि भाई इनके स्थान पर हम कोई बिंदु बिंदु लगा सकते हैं, सारे महाप्राण ध्वनियों को हटा दो। और सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई सुनीति कुमार चटर्जी ने, ये एग्जाम में आ रहा था कि किसने बोला था कि देवनागरी लिपि के स्थान पर हम लोग को रोमन लिपि का इस्तेमाल करना चाहिए। समझ में आ गया? इन्होंने तो बोला कि देवनागरी लिपि को खत्म ही कर दो, अब क्या स्टार्ट कर दो, रोमन लिपि से लिखना स्टार्ट कर दो, अंग्रेजी लिपि जिसमें हम लोग लिखते हैं, जिसमें हम अंग्रेजी लिखते हैं ना। तो उन्होंने बोला कि देवनागरी को बंद कर दो। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि किस वैज्ञानिक ने बोला था कि हिंदी को के स्थान पर, देवनागरी के स्थान पर हमको रोमन लिपि लिखनी चाहिए। तो वह सुनीति कुमार चटर्जी। फिर एक समिति बनती है, ये सब तो सुझाव दिए गए, बाद में भी दिए गए बहुत आगे जाकर, लेकिन अब हम समिति की बात करते हैं। लिपि सुधार समिति, जिसे हम बोलते हैं नागरी लिपि सुधार समिति, एग्जाम में आएगा कई बार सिर्फ ये लिखा हुआ भी आता है लिपि सुधार समिति, कई बार नागरी लिपि सुधार समिति, दोनों लिखा हुआ आता है। 1935 का एक हिंदी सम्मेलन होता है इंदौर में। ठीक है, वहां पे काका साहेब कालेलकर, ओके, इनके नेतृत्व में एक नागरी लिपि सुधार समिति बनती है। ठीक है, ये इसके संयोजक भी थे, अध्यक्ष भी थे बोल सकते हो। ठीक है, तो काका कालेलकर ने कुछ सुझाव दिए। ये जो इनके अध्यक्ष थे किसके थे? नागरी लिपि सुधार समिति, लिपि सुधार समिति 1935 की बात है। इन्होंने बोला उ उ ए की जो मात्रा है, अनुस्वार जो इसमें अनुसार की जो मात्रा है, रा की जो अक्षर के ऊपर ठीक नीचे लगता है, उनको थोड़ा आगे लिखो। जैसे क है, ये कु है, ये मैंने कु आया था कुत्ता लिखा, तो मुझे कु कैसे लिखना है? का यहाँ पर है और मैं ऊ यहाँ पे लिखूंगा। यानी कि इन्होंने बोला कि इसके नीचे नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, ई की मात्रा को पहले नहीं लगाना चाहिए, उसे बड़ी मात्रा की तरह ही लगाया जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोला इसकी जगह हम लोग सिर्फ इसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दो मात्राओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए ई में ही, समझ में नहीं आता। संयुक्त अक्षर जो होते हैं हमारे, ठीक है, पूरे अक्षर को लिखना चाहिए, जैसे यथा प्रेम। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, प्रेम को मैंने क्या लिखा है? प्र क्या होगा? प और रा, है ना? प्र क्या होता है? प और रा। तो इन्होंने बोला कि प र म, प्रेम, मतलब इनको इन्होंने बोला कि भाई हमें पूरा लिखना है, हमको संयुक्त अक्षरों को एक साथ मतलब नहीं लिखना है। जैसे आपका त्रुटि, त्रुटि इन्होंने बोला इसको लूटी लिखेंगे हम। ठीक है, और काका कालेलकर के अनुसार इस समिति ने सुझाव दिया कि आ में सभी 12 मात्राएं लगाई जानी चाहिए। आ में, जैसे आ में बड़ा आ की मात्रा लगा दो, आ हो गया, फिर ई की मात्रा लगा दो, है ना? फिर आपका ई हो गया, फिर आपकी बड़ी ई की मात्रा, फिर आपकी ऊ की मात्रा, फिर ओ की मात्रा। इन्होंने बोला जो सारी 12 मात्राएं होती है वो आ में लगनी चाहिए।
ओके। दूसरी समिति यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार बनाती है 1947 में आचार्य नरेंद्र देव के अंतर्गत, जिसे हम बोलते हैं देवनागरी सुधार समिति। उत्तर प्रदेश ने बनाई थी, 1947 में बनाई थी। इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि आ की 12 खड़ियां, वही है कि भाई आ में जितनी मात्रा लगती है वो सब क्या है, भ्रामक है, उनको नहीं लगाना चाहिए। छोटी ई की मात्रा को वर्ण के आगे छोटे रूप में तथा बड़ी ई की मात्रा को पाई आधे रूप में लिखी जाना चाहिए। इन्होंने बोला ई की मात्रा को ऐसे लिख दो पूरे रूप में, और बड़ी ई की मात्रा को आधे रूप में लिखो, बस इतना। मात्राएं तथा स्थान रखे जाएं, मात्राएं तथा स्थान रखे जाएं, पर उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर हटाकर लिखा जाए। मात्रा और स्थान के बीच में थोड़ी सी जगह होना चाहिए। जैसे आप लिख रहे हो अ, तो इन्होंने बोला थोड़ा दूर लिखो, इतना पास में मत लिखो। ठीक है। अनुनासिक पंचवर्ण, ये ड, ज, ण, न, म, इनके संयुक्त अक्षरों में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे अनुस्वार आप ऐसे लगा देते हो ना, ठीक है, तो वो नहीं लगाना है। द्विध अर्थों में ये अनुस्वार आएगा अभी आपका आगे, अभी आपका वर्णमाला में आगे आना है। यहाँ पे नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इनकी समिति ने जो सुझाव दिए थे उनके अनुसार, आपको वैसे इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। खा को नीचे की ओर मिलाकर लिखा जाए। इन्होंने बोला कि खा हम लोग कैसे लिखते हैं, बस ऐसे लिखते हैं, लेकिन खा को हमने कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। ओके। और ला पहले वर्णमाला में नहीं था, ला को वर्णमाला में स्थान दिया जाए। ओके। अब हम देख लेते हैं हिंदी और देवनागरी की लिपि में, लिपि के बारे में संविधान क्या कहता है। ठीक है। संविधान में हिंदी लिपि के बारे में, और हिंदी के मतलब हिंदी और देवनागरी लिपि के बारे में संविधान में क्या क्या बोला गया है भाई। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, हिंदी को राजभाषा बनाने की घोषणा करी गई 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं, हिंदी पखवाड़ा भी शुरू होता है ना। ठीक है। और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। संविधान का जो भाग 17 है उसमें राजभाषा के बारे में बताया गया है। 343 से 351 तक के राज्य में, मतलब जो हमारा राज्य राज्य है, उत्तराखंड है, चाहे चाहे आपका भारत है, राज्य में यहाँ पे इन्होंने भारत बोला है। भारत में किस भाषा का प्रयोग होगा, संसद में बोलते हैं, किसी और चीज में बोलते हैं, इन सब में किसका प्रयोग होगा। ठीक है। मुंशी अयंगर फॉर्मूले के आधार पर हिंदी को राजभाषा बनाया गया। मुंशी अयंगर फॉर्मूले के आधार पर, अब एग्जाम में कहीं पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने एक जगह एग्जाम में देखा कि यहाँ पे ये पूछा गया था कि अब आप ये बताइए कि हिंदी को, भारत की हिंदी, भारत में हिंदी भाषा का प्रचलन बहुत था, तो हिंदी को किसने सुझाव दिया था कि हिंदी को राजभाषा बनाना चाहिए, तो ये मुंशी अयंगर फॉर्मूले के तहत ही हुआ था। ठीक है। तो संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है, ये आपको पता है। परंतु यदि कोई वहाँ का जो सदस्य है वो इन भाषाओं को नहीं बोल सकता, उसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, तो वो अध्यक्ष की अनुमति लेगा और अपनी मातृभाषा में, या फिर 8वीं अनुसूची में जितनी भी 22 भाषाएं हैं, अभी ये आगे आएगा आपका कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो 22 भाषाओं में जो भी भाषा है, या फिर अपनी मातृभाषा, उसको गढ़वाली आती है, कुमाऊनी आती है, उसको अपनी कोई भी भाषा आती है जो इस अनुसूची में नहीं है, उसमें भी वो बोल सकता है, लेकिन उसे अध्यक्ष की अनुमति लेनी होगी, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे वो राज्यसभा का सभापति हो। अनुच्छेद 120 में ये बोला गया है। राज्य के जो विधानमंडल कार्य होंगे, राज्य की विधानसभा, राज्यसभा, जो विधान परिषद होता है, उसमें जो कार्य होगा राज्य की भाषा या राजभाषाओं के अथवा हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, अनुच्छेद 210 में ये बोला गया है। ठीक है। राज्य की राजभाषा हिंदी होगी व लिपि देवनागरी होगी। 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग बोला गया था, लेकिन उसमें बोला गया था कि हम लोग इसके लिए एक प्रावधान बनाएंगे। अभी तक वो प्रावधान नहीं बना है, तो तब तक ये इंग्लिश चला ही जा रहा है। ठीक है। अभी आगे मैं आपको बताता हूँ कि अमित शाह ने क्या बोला है। तो संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी ही होगी और लिपि नागरी होगी, लेकिन 15 वर्षों के लिए हम अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश पे थे। तो अनुच्छेद 343 में बोला गया है एक राजभाषा आयोग का गठन होगा। ठीक है। लिंग्विस्टिक कमीशन बोल सकते हो आप इसको। ठीक है। लैंग्वेज कमीशन बोल सकते हो। इसकी स्थापना कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, अनुच्छेद 344 में। किसी राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, ठीक है, अनुच्छेद 345 के तहत ये बोला गया कि जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में ना पहली भाषा है आपकी हिंदी और दूसरी भाषा है संस्कृत। तो यहाँ पे कई सारी भाषाएं हो सकती है, किसी राज्य, किसी जैसे नागालैंड हो गया, वहाँ पे इंग्लिश है। ठीक है, वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं लोग, हिंदी जानते ही नहीं है। तो किसी भी राज्य में उनकी राजभाषा अलग हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होती है। ठीक है। और ये किसमें बोला गया है, अनुच्छेद 348 के एक भाग में। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से पहले पूर्व सहमति लेगा, अनुमति लेगा,
और उस राज्य का जो उच्च न्यायालय उसकी कार्रवाई हिंदी भाषा या किसी और राज्य की भाषा में करवा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं करा सकता आप इंग्लिश के अलावा किसी और में। हिंदी में बोल सकते हो लेकिन इंग्लिश में ही वहाँ पे सारी की सारी ज़्यादातर कार्रवाई होती है। लेकिन इन्होंने बोला है कि जो ये उच्च न्यायालय है इसमें तो आप राज्यपाल की अनुमति लोगे। किसकी लेंगे राज्यपाल अनुमति? राष्ट्रपति की। उसके बाद वो वहाँ पे कोई और भाषा का प्रयोग भी करा सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 350 ए। प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी 1 से लेकर 5 क्लास तक जो शिक्षा है उसमें मातृभाषा का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि उसकी अपनी भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 350 ए में ये बोला गया है। हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए वह इसके प्रसार का प्रावधान करता है ताकि वह ये भारत की मिश्रित, आप यहाँ पे समझो कि हिंदी भाषा का हमने विकास करना है पूरे भारत में, ठीक है, और इसको हमें प्रमोट करना है। तो ये किसमें बोला गया? अनुच्छेद 351 में, कि हिंदी भाषा को आप प्रमोट करोगे पूरे भारत में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, अब ये आप पॉलिटी में पढ़ोगे लेकिन पॉलिटी में देखो अनुसूची कितनी होती है? टोटल 12 होती है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। उसकी एक अनुसूची है 8वीं। 8वीं अनुसूची में क्या बोला गया है? राजभाषा, आधिकारिक भाषा भी बोलते हैं इसको, है ना। भारत की कोई राजभाषा है? भारत की कोई राजभाषा अभी वर्तमान में तो कौन सी है ना? काम काज की भाषा है, राजभाषा है, ठीक है। कोई हमारी फिक्स लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। तो 22 भाषाएं शामिल है। असमिया हो गया, बंगाली हो गया, बोडो हो गया, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, ये क्या है? मैथिली है, ठीक है। मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब 22 भाषाएं हैं। ओके, और इनको जोड़ा गया, ये भाषा का इनका दर्जा मिला हुआ है, बस आप ये समझो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था पहले। जब संविधान लागू होता है, कब लागू होता है संविधान? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है तो इस अनुसूची में टोटल 14 भाषाएं थी। बाद में इसमें 8 अन्य भाषाएं और जोड़ी गई, ठीक है, जिसमें सबसे पहली भाषा जो जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन से 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन से 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। उसके बाद जो सबसे अभी रिसेंट का जोड़ा गया है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है, ठीक है। तो हमें टोटल भाषाएं अब कितनी होगी? 22 होगी। अब मैंने आपको उस टाइम वहाँ पे बताया था राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग का किस में था? यहाँ पे आप देख सकते हो। राजभाषा आयोग का गठन कौन करेगा? यहाँ पे मैंने बताया था राष्ट्रपति करेंगे अंडर आर्टिकल 344, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ लो आप। राजभाषा आयोग का गठन कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 344 के तहत। तो ये एग्जाम में आ सकता है, ओके। और इसी के प्रावधानों के अनुसार यहाँ पे इसका नियम बनेगा। राजभाषा आयोग कैसे बनता है, क्या बनता है, वो आपको आगे अभी बताता रहूंगा मैं। राजभाषा आयोग का सबसे पहला जो गठन था वो 7 जून 1955 को गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया था। किसके अंतर्गत आता है राजभाषा आयोग? लैंग्वेज कमीशन, वो आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। तो इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो बाल गंगाधर खेर थे, बीजी खेर थे। याद रखना, एग्जाम में बहुत बार आ रखा है कि जो प्रथम राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर। बाल गंगाधर तिलक मत कर देना, बीजी खेर। तो कौन थे ये? राजभाषा आयोग के, ठीक है। और ये आज़ादी के बाद बॉम्बे राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी थे उस टाइम पे। इस आयोग ने 31 जुलाई 1956 को अपनी पहली रिपोर्ट भी पेश करी थी। एक साल में इन्होंने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी कि ऐसा ऐसा ऐसे चेंज, हिंदी भाषा में ये चेंज होना चाहिए, हिंदी भाषा के लिए हम लोग को ये करना चाहिए, ये सब होता है, ठीक है। ये जो राजभाषा आयोग है इसके कुछ कर्तव्य हैं कि ये क्या क्या करेगा। अनुच्छेद 344 में ये सबसे पहले ये हिंदी भाषा को बढ़ावा देगा। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए उसमें कई सारे ये काम प्रोग्राम करवाएंगे, कई सारी ये सिफारिशें देंगे, बोलेंगे कि काम सिर्फ हिंदी में करो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अंग्रेजी भाषा को प्रतिबंधित करेंगे। जहाँ पर अंग्रेजी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग, ज़्यादा प्रयोग हो रहा था वहाँ पे ये उसको रोकेंगे। विशेष भाषा का प्रयोग, मान लो कहीं पे हिंदी नहीं बोली जा रही हो, इंग्लिश नहीं बोली जा रही हो, वहाँ पे कुछ जो वहाँ के लोग बोलते हैं उस भाषा का प्रावधान करेंगे। प्रयुक्त अंक राजभाषा आयोग के किसी एक अधिक निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अंकों के प्रकार पर सिफारिश करता है, ठीक है। जो भी हिंदी के अंक हैं बेसिकली उसका इस्तेमाल करेंगे, ये सीधा इतना बोलते हैं। गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के हितों की रक्षा, जहाँ पे हिंदी नहीं बोलते हैं
जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, जैसे कि आपका मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, है ना, और आपका मेघालय हो गया, इन सब में हिंदी इतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती। लेकिन ऐसा ना हो कल के दिन जाकर कि वहाँ के लोगों की हम लोग उनके बारे में सोच नहीं रहे। तो गैर हिंदी भाषी जो क्षेत्र होते हैं उनके भाषा को, उनके हितों की भी रक्षा करना है, ठीक है। और जो विविध कार्य हैं वो भी राजभाषा आयोग करेगा भाषा से संबंधित। राजभाषा आयोग के सदस्य क्या होते हैं? देखो, एक होती है राजभाषा आयोग, यहाँ पे आप समझ लेना, ये आयोग है जिसको आपको कहाँ पे मिलेगा, जो आपको मिलेगा संविधान में। एक होता है राजभाषा समिति, ये होती है लोकसभा में, इसे लोकसभा बनाती है। ये तो एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, विभाग है, और ये क्या है, ये एक समिति है, ठीक है। तो राजभाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ओके। राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं। वो सदस्य कौन होते हैं? 8वीं अनुसूची में 22 जो भाषाएं हैं उन सभी के एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होते हैं, ठीक है। 22 तो ये हो गए, प्लस एक यहाँ पे एक अध्यक्ष हो गए। और हमेशा से ये परंपरा रही है कि जो केंद्रीय मंत्री होगा भारत का, वही इसका अध्यक्ष भी होता है, किसका? राजभाषा आयोग का। एक राजभाषा समिति भी होती है, लिंग्विस्टिक कमीशन, लिंग्विस्टिक आप बोल सकते हो कमेटी, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज कमेटी भी बोल सकते हो, लिंग्विस्टिक कमेटी भी बोल सकते हो। एग्जाम में आता है। ये 30 सदस्यों की होती है, जिसमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। समझ में आ गया? मैंने आपको यहाँ पे जो बताया था, जो ये क्या है आपकी समिति है, एक तो राजभाषा आयोग जो कि एक विभाग है, राजभाषा समिति जो कि लोकसभा की होती है, जिस संसद की होती है, आप सीधा यहाँ पर संसद लिखना, लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 इसमें सांसद होते हैं। राजभाषा आयोग 2024 में क्या हुआ, 36वीं बैठक इसकी होती है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इनको दोबारा से 2024 में अध्यक्ष चुना जाता है। तो इस संबोधन में इन्होंने बोला था कि भाई क्या करूंगा, मैं अमित शाह हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, बदलाव कर सकता हूँ, मैं गृह मंत्री हूँ। इन्होंने बोला 2047 तक, जब तक भारत के आज़ाद हुए हुए 100 साल हो जाएंगे, तो भारत के देश का पूरा कामकाज हम लोगों ने हिंदी में ही करना है आपसे। ये लक्ष्य हमारा है कि भारत की आज़ादी के 100 साल होने तक हमको अपना पूरा कामकाज किस में करना है, अब से हिंदी में ही करना है, हम तब तक ये कर लेंगे। शिक्षा मंत्रालय के सहयोग के साथ भी इन्होंने हिंदी शब्दकोश यानी कि जो हिंदी की डिक्शनरी है उसको विकसित किया है। कई ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हिंदी में जो हिंदी में काम कर सकते हैं। और जो 8वीं अनुसूची में जितनी 22 भाषाएं हैं उनको, उनके बारे में भी, मतलब जैसे कोई नेपाली बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है ना, उनकी भी अपने खुद के सॉफ्टवेयर होने चाहिए ताकि उनको समझ में आ जाए। जैसे मान लो किसी को नेपाली आती है, किसी को हिंदी नहीं आती, तो उसके पास सॉफ्टवेयर हिंदी नेपाली वाला होना चाहिए, सो दैट कि वो काम कर पाए, नहीं तो वो उसको मिलेगा ही नहीं। नेपाली सॉफ्टवेयर तो होता ही नहीं, किसी ने बनाया नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी में हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने की काम कर रहे हैं ताकि लोग काम कर पाए। अब ये सम्मेलन है, ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, याद रखना, दुनिया में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी सम्मेलन का आयोजन होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा किसी भाषा के लिए होने वाला संत सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और किसी भाषा का सम्मेलन नहीं होता। इंग्लिश भाषा का सम्मेलन कहीं नहीं होता, ठीक है। तो हिंदी के जितने भी विज्ञान विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, विज्ञानी हैं, जो भी इसके विशेषज्ञ हैं, इन सभी को यहाँ पर इसके लिए जुटाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, ठीक है, हिंदी के प्रति प्रवासी भारतीय के भावुकतापूर्ण व महत्वपूर्ण रिश्तों को अधिक, मतलब ये आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, बस आप नॉर्मली इतना याद रखो, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने हिंदी के लिए जागरूकता पैदा करनी है। और इसी के उद्देश्य से 10 जनवरी 1975 को सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन की श्रृंखला आरंभ की गई। सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था भाई? तो 1975 में नागपुर में। इसे किसने शुरू किया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से हुआ था, नागपुर में, महाराष्ट्र में, 1975 में, ठीक है, जिसमें विनोबा भावे ने भी अपने कुछ संदेश दिए थे। सम्मेलन में जो इसके आयोजक समिति थे, अध्यक्ष महामहिम उपराष्ट्रपति बी डी जत्ती उस टाइम क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। उन वो इसके क्या थे? अध्यक्ष बने थे इस आयोजन समिति के। समझ में आ गया? अध्यक्ष कौन थे? बी डी जत्ती। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का बोध वाक्य क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, जो कि आपका G20 का अभी 2023 का था ना भारत का, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान देना, दुनिया एक घर है। सम्मेलन, पहले हिंदी सम्मेलन का थीम क्या थी, यानी कि बोध वाक्य क्या था?
वसुधैव कुटुंबकम। और पहले विश्व हिंदी सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? मॉरिशस के प्रधानमंत्री शिव सागर राम गुलाम, श्री शिव सागर राम गुलाम। प्रारंभ में इसका आयोजन हर 4 वर्ष में बोला गया था, लेकिन अब यह अंतराल 3 वर्ष का हो गया है। ठीक है, और अभी तक टोटल 12 सम्मेलन ही हो पाए हैं। कभी ये लोग करते हैं, कभी ये लोग नहीं करते हैं। टोटल ये 12 के 12 मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, पहला नागपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? भारत में ही हुआ। उसके बाद ये विदेशों में भी होता है। ठीक है, 1976 में मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में हुआ। फिर तीसरा दोबारा से भारत में हुआ, नई दिल्ली में 1983 में। फिर 10 साल बाद हुआ 1993 में मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में। मॉरिशस में भी हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको हिंदी वाले ही मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको 1996 में त्रिनिदाद एंड टोबैगो, इसके जो पर्टिकुलरली ये इसका सिटी भी है, ये इसकी कैपिटल भी है, तो यहाँ पे हुआ। फिर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में 1999 में हुआ। फिर सूरीनाम के पराम्बिरिबो में हुआ 2003 में। यूएसए में न्यूयॉर्क में हुआ 2007 में। साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हुआ 2012 में। भारत में भोपाल में हुआ, मध्य प्रदेश में 2015 में। मॉरिशस में पोर्ट लुइस में हुआ 2018 में। और लास्ट जो अभी हुआ फिजी में हुआ, फिजी के नाडी 2023 में। जो हमारा लास्ट विश्व हिंदी सम्मेलन है 2023 का, वो फिजी के नाडी में हुआ था। अब नेक्स्ट हो सकता है, उसको हम लोग ऐड कर देंगे फिर। ओके, तो पहला याद रखना, ये एग्जाम में आता है। और एग्जाम में क्या क्या आता है? पहला वाला। फिर आता है हमारा कि यूनाइटेड किंगडम में विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ। फिर आता है यूएसए में कब हुआ। ठीक है, तो लंदन में हुआ 1999 में, न्यूयॉर्क में होता 2007 में, नागपुर में हुआ था पहला 1975 में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी जो आएगी वो आपका यहाँ पे वर्णमाला से संबंधित आपको देखने को मिल जाएगी।